तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉप 20 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत भी कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? आंसर कीजिएगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीलम संजीव रेड्डी थे। देखिए, यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति के पद को संभाला था। वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ काम किया था। वे अपने पद से इस्तीफा देने वाले लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इन पॉइंट्स को हो सके तो आप एक कलम कॉपी लेके जरूर लिख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, कौन सा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शासित नहीं होता है? हु इज नॉट गवर्न्ड बाय द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और छठी अनुसूची इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट कर लीजिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? By which amendment the right to property was removed from the list of fundamental right? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 अमेंडमेंट एक्ट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। यह पहले अनुच्छेद 31 में था, ठीक है, लेकिन अब इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 22 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्ष का होता है,
1 वर्ष का होता है ना। चलिए देख लीजिए अगला सवाल। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 137 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, आंसर कीजिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या बी और सी दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करता है। इसमें किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार शामिल है। वहीं पर अनुच्छेद 30 क्या कहता है? यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। देख लीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आंसर कीजिएगा। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्लियर? किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में लाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, है ना। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों। आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? गुड एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू जीएसटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 101। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स को 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एट द ओल्डेस्ट एज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.आर. नारायणन थे। के.आर. नारायणन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक पद संभाला था और वे पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, पहले राष्ट्रपति तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित कौन हुए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के सेकेंड नंबर के राष्ट्रपति थे। सेकेंड नंबर के राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब भारत रत्न दिया गया था? 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किनके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। इसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। इसे आम तौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या? एक दस्तावेज है जिसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है, जो हर वित्तीय वर्ष के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 से संबंधित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। क्लियर? चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, किस भाग में है? भाग 5 में है। और अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रियाओं से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक कब हुई थी? यदि आपसे पूछ लिया जाए 28 जनवरी 1950 को हुई थी, है ना। चलिए, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज सिक्किम इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन? आंसर कीजिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? कौन सा अमेंडमेंट था? ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। 36 अमेंडमेंट। देखिए, सिक्किम को भारतीय संघ में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? नोट कर लीजिएगा, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा। ठीक है। इसके बाद भारत को कौन सा राज्य बनाया गया था? 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, कब? 26 अप्रैल 1975 को। देखिए, सिक्किम से संबंधित और अनुच्छेदों को हम देख लेंगे। जैसे यहां पर 371F की बात कर लिया जाए तो 371F के तहत सिक्किम को विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, सिक्किम की विधानसभा की बात कर लिया जाए तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए, जब भी हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ाते हैं दोस्तों तो पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उसी प्रकार आज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं ताकि फिर से आपको याद हो जाए अच्छी तरह। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी शून्य मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, जब इसे शामिल किया गया था उस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, और इसे किस भाग में रखा गया था? तो कौन से भाग में रखा गया था दोस्तों? भाग 4 के ए में रखा गया था। और किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 51A में रखा गया था। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर है? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्षीय बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। देखिए, सारे फैक्ट को हमने यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। ये फैक्ट कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भाग 4A और अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला सवाल, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम क्या थे? तो एक वैज्ञानिक थे, इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, इनका पूरा नाम है। इसे मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट कर लीजिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संसद। ये संसद की शक्ति, संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल होता है। नेक्स्ट कर लीजिए, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? Which article deals with the original jurisdiction of the Supreme Court? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 131।
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 से संबंधित है। क्लियर है। और यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को कुछ विशिष्ट मामलों में आरंभिक अधिकारिता प्रदान करता है जहां केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य या राज्यों के बीच विवाद हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट कर लीजिए, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत किस अनुच्छेद से संबंधित है? Which article deals with the special leave to appeal by the Supreme Court? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 है क्या? यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण की किसी भी निर्णय, डिग्री, अवधारण, दंड या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को। और किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय निकायों से यानी नगर पालिका से संबंधित है और इसे भाग 9 के ए में शामिल किया गया है। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।